दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे राज्य की जिसका एक समृद्ध इतिहास रहा है, जहां तमाम विभूति पैदा हुए, जो शिक्षा का केंद्र रहा, सांस्कृतिक केंद्र रहा। और आज उस बिहार की बात करेंगे जहां चंद दिनों के बाद चुनाव होना है और पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कितना दबदबा बचा हुआ है, किस स्थिति में आज भाजपा है, बिहार चुनाव काफ़ी कुछ तय करेगा। आज हमारे साथ बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे रिपोर्टर, जो अभी कुछ ही दिन पहले बिहार गए हुए थे और बिहार में तमाम लोगों से उन्होंने बातें की, तमाम लोगों से चर्चाएं की, तमाम पार्टी के नेताओं से बात की, उनसे हम बात करेंगे। संयोग ये है कि वो भी एक बिहारी हैं और कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। पूरी दुनिया में बिहार को लेकर के चर्चा होती है। बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं अपना डंका बजाते हैं। और अब बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में जब बात होगी तो वहाँ के अपराध की बात होगी कि बिहार में कितना जंगल राज बचा है या कितना सुशासन बिहार में फैला पाए हैं, काबिज हो पाए हैं, कितना जो है नीतीश कुमार। तो बिहार चुनाव में अगर अपराध की बात की जाए तो अभी तत्काल की घटना आज सामने आई है कि बिहार के गया में खुलेआम सीसीटीवी कैमरे में लाइव मर्डर कवर हुआ है और देखा जा सकता है किस तरीके से बेखौफ बदमाश बिहार में आज भी घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। इस हालात में कितना कुछ नीतीश कुमार अपना दबदबा बचा पाएंगे, कितना भाजपा अपने आप को वहाँ बढ़त दिला पाएगी। वहीं प्रशांत किशोर भी जोर आजमाइश कर रहे हैं और तेज प्रताप सिंह हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, ये सब लोग इस चुनाव मैदान में अपनी जोर आजमाइश पे लगे हैं। तो हम बात करेंगे आशुतोष से। आशुतोष हमारे साथ हैं, अभी बिहार चुनाव पे कवरेज करके आए हैं। किस तरह का माहौल चल रहा है, जो बिहार को जो बदनाम जो हमेशा रहा है जंगल राज को लेकर के, तो कितना जंगल राज में बदलाव हुआ और आज के परिदृश्य में किस स्थिति में बिहार चुनाव चल रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? ये बिहार के लिए बहुत ही बड़ा परिवर्तन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निर्णायक होगा। इसमें कई युवा नेता जन्म लेंगे और कईयों की राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात, बहुत ही दावे से कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो आपने जंगल राज की बात की, तो जंगल राज बिहार में अपराध कम हुआ। नीतीश बाबू आए तो अपराध तो कम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में शराब को बंद कर दिया, जिसके बाद आज बिहार में सबसे बड़ा अपराध का और सबसे बड़ा कोई कालाबाजारी का धंधा है तो वो शराब है। शराब हर घर में मिल रहा है। जितने भी नए युवा हैं इसमें लगे हुए हैं, लगातार बॉर्डर पार किया जा रहा है। तो क्या कहा जाए कि शराब का नशा जो है चुनाव के सर चढ़ के बोलेगा? बहुत ही बड़ा इफेक्ट करेगा। आप समझिए कि अगर एक तरह हम पंजाब की बात करते थे कि पंजाब खराब हो गया ड्रग्स की वजह से, तो बिहार पूरी तरह से, बिहार के जो लड़के थे वो शराब स्मगलिंग में लग गए। बॉर्डर पार कराने का, एक मोटरसाइकिल पे अगर वो बॉर्डर पार करा देते हैं तो उन्हें 10 से 20 हज़ार रुपये मिल जाता है। 5 किलो 6 किलोमीटर का ये बॉर्डर लाइन है, केवल इसको पार किया जाता है। तो अवैध शराब का धंधा एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है और ये बहुत मायने रखता है चुनाव में। आने वाली सरकार जो भी इस पे काम करेगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और फिलहाल स्थिति ऐसी है, हमें तो लगता है कि अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा एनडीए। हालांकि इन लोग का साफ विवाद देखने को मिला है कई जगह और इस बार उनकी सीटें भी घटा दी गई हैं। जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है, एनडीए गठबंधन का तो कुछ हाल कुछ ठीक है, लेकिन महागठबंधन में जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट भी मैदान में उतारे जा चुके हैं। तो इस महागठबंधन का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आप कहें हम 6 से 8 सीटें ऐसी हैं जहां वैशाली है, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने लड़ रही है। इनका जब हमने नेताओं से बात किया तो उनका कहना था कि शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं हुआ है, नामांकन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन अब तो नामांकन हो गया, अब तो मतदान का दिन है, तो ये साफ लग रहा है कि आपसी गठबंधन है और यही वजह होगी कि एनडीए सरकार बना लेगी।
तो एक तरफ ये भी इस बात बड़ी चर्चा हो रही है कि जो भोजपुरी वुड है, जो स्टार हैं, वो भी मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। हर पार्टी ने अपने अपने स्टार को उतारा है। तो स्टार को उतारने के पीछे क्या मंशा है पार्टियों की? देखिए, ये एक प्रयोग है, जैसा मैंने कहा, तो सब पार्टियों ने उतारा है और इसमें हमें लगता है कि एक भीड़ जुटाने का माध्यम हो सकता है, क्योंकि उनका कोई अपना जनाधार तो है नहीं। कोई भी भोजपुरी वुड के जो नेता हैं, चाहे आप खेसारी लाल यादव की बात कर लें या मैथिली ठाकुर की बात कर लें या रितेश पांडे की बात कर लें, ये इनका अपना जनाधार नहीं है। हाँ, इनके लोग हो सकते हैं, इनके चाहने वाले हो सकते हैं। जैसे छपरा से पहले था कि खेसारी की पत्नी लड़ेंगी, लेकिन लास्ट मौके पे खेसारी ने नामांकन कर दिया, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिला। तो ये होगा खेसारी लाल के जाति के जो लोग हैं, आप एक बार जान लीजिए कि 14% यादव वोट है। तो वो पूरे तरीके से बिहार में वो निर्णायक वोट तो हैं, लेकिन वो एकजुट नहीं है। अगर देखा जाए संतोष, तो करीब करीब 7.5 करोड़ जनता है वहाँ बिहार में, और 7.5 करोड़ में अगर आंकड़ा देखा जाए तो 14% यादव हैं, और लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है माइनॉरिटीज के वोट हैं। तो ये माइनॉरिटीज का वोट अगर 2 करोड़ है और 14% को अगर निकाला जाए तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख, लगभग जो है 2 करोड़ के आसपास जो है यादव हैं। तो ये संख्या करीब 3.25 करोड़ की आती है। तो 3.25 करोड़ की संख्या, ये कितना निर्णायक होगा और ये किस तरफ रुख करेंगे? देखिए, कुछ निर्णायक तो इनका रुख साफ है, ये आरजेडी के साथ जा रहे हैं, महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन उसी आरजेडी में लड़ाई है, तेजस्वी और तेज प्रताप अलग है। जहाँ जहाँ तेज प्रताप चुनाव लड़े, वहाँ पे तेजस्वी उनके सगे भाई होकर कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब आप ही समझिए कि यादव समाज कहाँ जाएगा। अगर ये महागठबंधन की सबसे पावरफुल ये वोट बैंक है, हमें लगता है कि 4-5% एनडीए अगर इनको छटका सकती है तो कुछ यादव बंधु वोट दे सकते हैं एनडीए को, लेकिन बाकी सब महागठबंधन के साथ हैं। लेकिन ये लोग आपस में ही 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा है, आरजेडी ने भी प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो इनका बहुमत तो है इनके पास, लेकिन ये उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये चुनाव से पहले इसे क्लियर नहीं कर पाए, बैठ के बात नहीं कर पाए कि हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे, आप कहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो भाइयों में आपस में जबरदस्त मतभेद देखने को मिल रहा है चुनाव में भी, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप घर के भेदी बन जाएंगे क्या? देखिए, तेज प्रताप का हाल ये है कि सोशल मीडिया पर उन्हें सुर्खियां मिल रही हैं, जहां जा रहे हैं उन्हें भीड़ उन्हें मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं, केवल सुनना पसंद कर रहे हैं। और जो गंभीरता की बात हो तो तेजस्वी में है। तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ इतना बड़ा कैंपेनिंग किया, इतने बड़े लेवल पे रोड शो किया, तो उसका फायदा तो उन्हें हो रहा है। लेकिन अगर ये पूरा यादव बंधु, ये पूरा यादव परिवार एक साथ एक मंच पे रहता तो बात कुछ और होता। बिहार अब तेजी से विकास कर रहा है और 14% की विकास दर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब वो बिहार नहीं रहा जब आप साड़ी बात करके और लोगों को बरगला करके वोट ले लेते थे, और जो बैलेट बॉक्स होता था उसको लूट करके भी राजनीति होती थी और लोग अपनी सीटें निकाल लेते थे। लेकिन आज बिहार बदल रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में जागरूकता है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, वहाँ पे महिलाओं का जो प्रतिशत है जो पुरुषों के मुकाबले वो बहुत अच्छी स्थिति में है। 1000 पे करीब 958 औसत है महिलाओं का। बिल्कुल, इस बार महिलाओं का भी आंकड़ा लगभग आधा महिला आधा पुरुष है। तो अब बिहार कहीं ना कहीं शिक्षित हुआ है। नो डाउट कि अपराध अभी भी देखने को मिलता है, और अपराध एक उसका पार्ट है, एक लाइफ का पार्ट है, उसको तो नहीं खत्म किया। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में मतदाता क्या जातिगत समीकरण की तरफ जाएगा, या जो लॉलीपॉप पार्टियां दे रही हैं उधर की तरफ रुख करेगा? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो इस बार ये विधानसभा चुनाव में महिलाएं सबसे ज़्यादा वोटर हैं और निर्णायक वोटर होंगी। लेकिन फिर भी बिहार अभी भी शिक्षित तो हुआ है, लोग जागरूक तो हुए, सोशल मीडिया का है, लोग बोल भी रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे वीडियो हैं अपने विधायक के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ। लेकिन बिहार में जाति फैक्टर है। टिकट के बंटवारों में साफ देखा जाता है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया है जो उस जाति के लोग ज़्यादा हैं। जैसे हम बात कर लें कि 14% हम बात कर रहे हैं कि यादव हैं, तो ब्रह्मपुर विधानसभा है, काफ़ी चर्चित विधानसभा है। यहाँ पर हम बात करें तो शंभू यादव 2 बार से विधायक हैं, लालू यादव के करीबी रहे हैं, यादव हैं, यादव इनसे नाराज हैं, फिर भी इन्हें टिकट दिया गया।
वहीं जितने भी सवर्ण हैं वो चाहते थे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारे, क्योंकि चिराग पासवान के बेहद करीबी हुलास पांडे को वहाँ पर टिकट दिया गया। वो एक भूमियारों के बड़े नेता हैं, लेकिन वहाँ समीकरण ये कह रही थी, लोग चाहते थे कि बीजेपी का कोई नेता लड़े बीजेपी के सिंबल पे, लेकिन एनडीए के गठबंधन में उस सीट को दे दिया गया। लोजपा के प्रत्याशी हुलास पांडे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीट पूरी तरह अभी भी फंसी हुई है। अगर बीजेपी अपने सिंबल पे हुलास पांडे को ही टिकट दे देती वो जीत जाते हैं। ऐसी सीटें हैं। हम बात करेंगे बक्सर की। बक्सर को मिनी बनारस भी कहते हैं। वहाँ से 2 बार से विधायक मुन्ना तिवारी महागठबंधन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 2 बार से विधायक हैं। वर्तमान में काफ़ी चर्चित नाम आनंद मिश्रा IPS, इन्होंने नौकरी छोड़ के इसी बक्सर लोकसभा से बीजेपी के खिलाफ निर्दल उम्मीदवारी की थी, लड़े थे, हालांकि उन्हें हार मिली। अब वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े, तो वहाँ पे बाहरी वर्सेस बीजेपी हो गया है कि आनंद मिश्रा बाहर के हैं, तो वहाँ पे टक्कर की लड़ाई। अगर आनंद मिश्रा को छोड़ के वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी से टिकट दे दिया गया होता तो वो जीत जाते हैं। हालांकि आनंद मिश्रा का विरोध हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो लड़े और बाहरी हैं, वहाँ पे जो 14 साल से 15 साल से मेहनत कर रहा है, तो ऐसी नाराजगी आपको कई जगह देखने को तो ये माना जाए कि शिक्षा पर जातिवाद हावी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में शुरू से ये रहा है, और इस बार भी हम जब अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग टोला होता है बिहार में, हम कुर्मी टोला में गए, लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारे नेता तो नीतीश बाबू हैं। यादव टोला में जाते हैं, हमारे नेता तो लालू जी के लड़के तेजस्वी बाबू हैं। एक तरफ जो है तेज प्रताप एक नई पार्टी बना करके चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ वहीं तमाम राज्यों में और देश में राजनीतिक उठापटक करने वाले प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी लेकर के बिहार के चुनाव मैदान में कूदे हैं। तो जो इनका जो रहा है, जो ट्रेंड रहा है काम करने का दिल्ली चुनाव में और तमाम चुनावों में, उन्होंने जो है तमाम पार्टियों को उलटफेर करके दिखाया है। तो बिहार के चुनाव में कितना उलटफेर ये अपने हक में कर पाएंगे? देखिए, क्या मुद्दा लेकर के ये बिहार की जनता के बीच में है? प्रशांत किशोर का मुद्दा अच्छा रहा, युवा उन्हें सुने, लेकिन जस जस दिन नज़दीक आती गए, एक तो टिकट का विवाद उनके यहाँ भी हो गया, उनके ही पार्टी से टिकट लेके लोगों ने एक दिन बाद नाम वापस ले लिया। इससे काफ़ी किरकिरी हुई, और जो उनके पे मोहर लगा है कि ये बीजेपी के बी टीम है, ये मोहर पक्का होता दिख रहा है। और आप देखेंगे कि पिछले 2 दिनों से लगातार इंटरव्यू में जिस तरह प्रशांत किशोर, ऐसा आदमी जिसे चाणक्य तक कह दिया गया, वो कितना हाइपर हो जा रहा है छोटे छोटे प्रश्नों में। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये प्रयोग था, वो सोच रहे थे कि बिहार के नौजवानों को हम जाति से अलग कर लेंगे, हम शिक्षा पे वोट मांग लेंगे, हम उन्हें नए बिहार की सपना दिखाएंगे। ये सब पूरी तरीके से फल्योर दिख रही है। कितनी सीटें लगभग जीत पाएंगे, क्या लगता है? अगर वो पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि वो दहाई का आंकड़ा पार कर ले। प्रशांत, मैं ये पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि दहाई का आंकड़ा मतलब 10 सीटें भी प्रशांत किशोर नहीं ला सकते बिहार विधानसभा चुनाव में। कुछ हाँ, उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, परसेंटेज वोट उनका बढ़ेगा। किसको नुकसान होगा उनके लड़ने से, इस चुनाव मैदान में उनके आने से? सबसे नुकसान किसको? भारतीय जनता पार्टी को ही हो रहा है कहीं ना कहीं से। तो कैसे वो बी पार्टी है? जब बी पार्टी इसलिए कहा जा रहा है कि जिस जिस जगह बीजेपी हारने वाली रह रही है, वहाँ पे उनके ही कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लिए, और इसीलिए प्रशांत किशोर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटो जारी किया कि बीजेपी के बड़ी नेता हमारे कैंडिडेट को डराकर, धमकाकर, फुसलाकर नाम वापसी करा रहे हैं। तो कुल 243 सीटों में अगर बात की जाए, आपने चुनाव प्रचार में काफ़ी वहाँ मूवमेंट किया, तो लगभग सीटों का जो बंटवारा होगा या चुनाव का जो निर्णय होगा, 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहली बार बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 6 नवंबर और 14 नवंबर को, 11 नवंबर को और 14 नवंबर को निर्णय आना है, परिणाम आना है चुनाव का। तो ऐसी स्थिति में क्या किस तरीके से कितनी सीटें किसके हक में आने की संभावना लगती है? देखिए, पहली बार बिहार में इतने कम समय में चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा उनको फायदा होगा जो पुराने चुनाव लड़ चुके हैं, जो पुराने नेता हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ें पता है। नए लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा हमारा विधानसभा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है। और दूसरी बात, आप बोले सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो जो भी 100 के आसपास पहुँचेगा
या इधर से या उधर से। भाजपा अगर जनता दल लड़ रही है 101 पे, बीजेपी लड़ रही है 101 पे, इधर जो है आपका आरजेडी लड़ रही है 143 पे, कांग्रेस 60 पे लड़ रही है, तो इसमें से जो 100 के पास पहुंचेगा, जो 80 तक पहुंच जाएगा, वो सरकार बनाने में उसी का ही खेमा चलेगा, वही मजबूती के साथ रहेगा। तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर कांग्रेस ने समझौता किया है, क्योंकि 143 सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ रही है, देखिए कई तो कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी भारी पड़े हैं क्या, या आपस में इन लोगों का तालमेल नहीं बैठ पाया है? बिल्कुल तालमेल नहीं बैठा है, मैं वही बात कह रहा हूँ, तालमेल नहीं बैठा। तालमेल बैठा होता तो कांग्रेस की सीटें और कम होती, कांग्रेस की सीटें मुश्किल से 50 होती या 30-40 होती। कई 8 सीटें ऐसे जहां पर कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, मतलब कहीं आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ लड़ रही है, कहीं सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान होना है। इन 8 सीटों पे तो हमें लग रहा है कि एनडीए को फायदा होगा। तो बिहार अपनी जो 60 सीटें हैं उस पर अपनी जमानत बचा पाएगी बिहार चुनाव में? बिल्कुल, कांग्रेस का पिछली बार अच्छा प्रदर्शन रहा है, इस बार काफ़ी मतभेद, हमें लगता है अपनी सम्मानजनक सीटें अगर 50% में हम कर दें 30 सीटें, तो हमें लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं से तो बिहार में पा जाएगी। कैसे, क्या, क्यों मुस्लिम, जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत से जगह अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे उनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वो पुराने नेता हैं, और बहुत जगह राजपूत फैक्टर है, बहुत जगह भूमियार फैक्टर है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ज़्यादातर ऐसे लोगों को चुनाव वोटिंग के लिए और टिकट के लिए कैंडिडेट बनाया जो उनके पुराने लोग हैं, नए लोगों को बहुत कम लोगों को दिया है। ये 2 बार विधायक रहे हैं, केंद्र सरकार में इनके परिवार के लोग मंत्री रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कांग्रेस ने दाव खेला है कि मेरी जो सीटें हैं वो सुरक्षित रहें, क्योंकि कांग्रेस को तो कहीं जाना नहीं है। राहुल गांधी ने काफ़ी पसीना बहाया है बिहार की धरती पे, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है? बिल्कुल, राहुल गांधी ने मेहनत किया, और राहुल गांधी का मेहनत और रंग लाता जब ये सीटें अच्छी खासी बढ़ती, लेकिन सीटों का जो बंटवारा है कहीं ना कहीं इनके हार का यही कारण होगा। सीटें अच्छे से बढ़ती तो राहुल गांधी और तेजस्वी ने जो मेहनत किया था रोड शो के, उसका असर जरूर दिखता। तो सबसे अधिक अगर बात की जाए जो रेवड़ी बांटने का जो वो हुआ की घोषणाएं जो हुई हैं, जो आपके घोषणा पत्रों में तमाम पार्टी, जी, तो जो वोटर्स हैं ज़्यादा किससे प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, वोटर सबसे पहले जो युवा हैं वो तो रोजगार की बात कर रहे हैं, और जैसा 10,000 देने की बात हुई है, दोनों ही सरकारों आज कह रही हैं कि हम हर युवा को नौकरी देंगे बिहार में, ये तो संभव नहीं है। तो लेकिन जो वर्ग इस समय पढ़ लिया है वो तो जान रहा है कि ये लॉलीपॉप है, और कहीं ना कहीं इनको इस बड़े दावे से ज़्यादा बेनिफिट इनके जाति का विधायक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग गांव-गांव में गए, वहाँ वो तो ये भी नहीं जान रहे हैं कि कौन गठबंधन है, क्या है, वो लालटेन जान रहे हैं, तीर जान रहे हैं, ऐसे लोग बात कर रहे हैं, कमल का फूल जान रहे हैं। इस चुनाव में जो यादव परिवार है, जो परिवारवाद का जो एक आरोप लगता आ रहा है, लगातार भाजपा उस पर हिट कर रही है, और कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी भी कर रही है, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि परिवारवाद पे हिट करना, और भ्रष्टाचार, उस परिवारवाद में भ्रष्टाचार भी शामिल है, तो वो कितना नुकसान करेगा तेजस्वी यादव को और लालू यादव का जो पुराना काला चिट्ठा है? जी बिल्कुल, देखिए एक बात है, हमें जहाँ तक लगती है कि तेज प्रताप ने जो नई पार्टी बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये अंदर से एक है, क्योंकि बहुत जल्द ही आपने देखा था IRCTC घोटाले को लेके एक बड़ा निर्णय जल्द ही सामने आने वाला है, और ये निर्णय आने के बाद निश्चित रूप से दोषी करार हो चुके हैं लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी। अगर इन्हें सजा हो जाती है तो आप ये जान लीजिए केवल तेज प्रताप ही एक नेता जो है बिहार में यादव समाज के लिए बचेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह का लोगों ने किया है, और एनडीए तो इसको पूरी तरीके से भुना रही है, मंचों पे बोल रही है ये तो कुछ दिन के मेहमान हैं, ये तो अब जेल में चले जाएंगे, जिस तरह का इन्होंने घोटाला किया है। तो कहीं लालू जब जेल में थे और इस समय जेल के बाहर हैं, तो उनके बाहर रहने का उनका जो चुनावी जो उनका जलवा रहा है, जो उनका क्रेज रहा है, उसका कितना फायदा मिलेगा उनके बेटे को इस राजनीति? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में नहीं थे जी, और उसके बाद भी तेजस्वी ने अच्छा मेहनत किया, और इस बार वो हैं।
हालांकि सभा वो नहीं कर पा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन टिकट बांटा है उन्होंने, जो उनके अपने कैंडिडेट हैं उनको घर बुलाकर टिकट दिया, इससे काफ़ी उत्साह है। और लगता है कि अगर 14 दिन का समय है तो 1-2 सभाओं में वो जाएंगे, जो उनकी अपनी क्षेत्र है, जो उनका अपना है, वहाँ पे वो जाएंगे, उसका असर तो रहेगा। लालू का मैजिक तो उनके क्षेत्रों में तो चलेगा ही। तो लालू अपना मैजिक फैलाएंगे और बिल्कुल। जातिवाद का जो नंगा नाच होता है वो कहीं ना कहीं वो भी फैलाने की बिल्कुल, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जिसकी वजह से चुनाव में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आ सकते हैं। क्यों? बिल्कुल। सीटों के मैंने बताया, अगर एनडीए फुल मेजोरिटी में आती है तो नीतीश को तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे ये पूरे, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग को 29 सीट देना, कहीं ना कहीं चिराग को 29 सीट देना, नीतीश की सीटों को कम करना, ये साफ है कि हम आपका ऑप्शन खोज चुके हैं, हमारे पास एक और बड़ा नेता है। जैसे युवा नेताओं की बात हो रही है, जैसे डिप्टी सीएम पे लगातार, वहाँ के जो डिप्टी सीएम उन पे लगातार कि उनके पढ़ाई को लेके नायक बिंदु होगा। आज बस इतना ही, फिर हम बिहार के चुनाव पे कुछ चर्चाओं पे आपके साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।